Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। So much good. Invest is good. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks witness marginal losses. Sensex closes below 58,800 points. Nifty settles near 17,500 points. Rupee weakens by 26 paise against the US dollar, and global equity indices log losses amid profit booking at high valuations. घरेलू शेयर बाजार में आज हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 58,800 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी 17,500 के आसपास हुआ बंद। $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में ऊंचे मूल्य पर मुनाफा वसूली से घाटे में रहे कई प्रमुख सूचकांक। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज मामूली नुकसान में रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट का रुख देखने को मिला, जिसका असर हमारे यहां घरेलू निवेशकों पर भी पड़ा। हालांकि शुरुआती घाटे से उबरते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में केवल 20 अंक यानी 0.03% घटकर 58,787 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 6 अंक यानी 0.03% कम होकर 17,511 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में आज निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.39% ऊपर आ गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.85% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today witnessed marginal losses. Both stock indices fell amid negative cues from the global market. Sensex closed below 58,800, while Nifty settled near 17,500 level. The BSE Sensex declined by 20 points, 0.03% to end at 58,787 points. The NSE Nifty also slipped by 6 points, 0.03% to finish at 17,511. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged by 0.39% and the small-cap index gained 0.85%. In the Sensex pack, shares of 15 companies climbed while 15 fell. Asian Paints was the top gainer as it climbed 3.3%, followed by SBI, which surged 1.3%. Mahindra and Mahindra gained 1% and TCS added 0.9%. On the other hand, Titan declined by 1.4% and HDFC fell 1.1%. Axis Bank and Kotak Bank both slipped 0.9%. In sectoral indices, 14 out of the 19 sector stocks rose. Realty sector stocks gained 2.9%, while oil and gas stock index rose by 0.9%. Power and consumer discretionary goods and services both climbed 0.7%. On the other side, consumer durable sector stocks fell by 0.3% and telecom ended 0.2% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,085 companies gained, while 1,197 companies fell. Shares of 112 companies remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ, 75 रुपए 78 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में
डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.09% अंतरदिवसीय कारोबार में बढ़कर 96.36 पर पहुंच गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरुआती कारोबार में लग रहा था कि बिकवाली कहीं अधिक तेज ना हो, लेकिन आखिरकार बंद होते समय मामूली नुकसान रहा, जबकि छोटी और मझोली कंपनियों में निवेशकों की अच्छी खासी दिलचस्पी देखने को मिली। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? तो मनोज जी, आपने जैसा कहा कि आज जब शुरुआती बाजार जब खुला, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो क्यूज थे, जो इंटरनेशनल क्यूज थे, वो काफी नेगेटिव थे। अमेरिका में भी बाजार गिरा था और बाकी एशियाई बाजार भी कमजोर थे, तो ऐसा लगता था कि आज शायद बिकवाली तेज रहेगी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि एफआईआईज ने मॉर्निंग में सेलिंग करी शेयर्स में, और हमने देखा कि गिरावट थी बाजार में। लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छी बाइंग करी, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में वापस एक ऊपर का रुख बना और बाजार ऊपर बंद हुआ। अगर हम देखें तो पूरा बाजार अब क्लियर एक ट्रेंड बाजार में चल रहा है। ये कहना मुश्किल है कि उसका आगे क्या ट्रेंड रहेगा, लेकिन देखिए पूरे पिछले 2-3 महीनों से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो काफी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। इस महीने भी अभी तक शुरू के 10 दिन में वो करीब 16,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। आज भी 1,000 करोड़ की नेट सेलिंग रही है एफआईआई की, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है यानी म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने बाइंग करी है, करीब 14,000 करोड़ की वो बाइंग कर चुके हैं इस महीने। तो ये बात साफ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर, और पिछले 2 महीने में यदि पिछले महीने को देखते हैं तो नवंबर में करीब 40,000 करोड़ की नेट सेलिंग थी एफआईआई की, और उससे पहले महीने अक्टूबर में करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो लगातार एफआईआई की सेलिंग आ रही है, उसकी वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स में हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए हम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पकड़ देख रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल मार्केट में भी स्ट्रेंथ है। Puneet, you mentioned about the DIIs, mutual funds leading the net buying in terms of 386.63 crore rupees in the equity markets today. And we were discussing this on Money Matters also in the last half an hour of trade where the market recovered. There was a lot of short covering. Do you think that this sentiment, both from retail and DIIs, is because of the macroeconomic data that's come out in terms of the RBI monetary policy for repo, reverse repo, and the MSF? And of course, how do you see the markets reacting to the IIP data for the month of October opening on Monday? When we look at the data which is coming out now, and which suggests that India has recovered very well from the depths of pandemic, economically speaking, I think that supports the market trend. So last year when we saw the uptrend start, at that time the macro data was not very good, but liquidity was very strong. People had funds to invest in, and RBI was also pumping in liquidity. So clearly that played the piper to the markets and kind of drove the markets higher. However, later on, as economic data started coming out and the belief in India economic growth story became stronger, I think that trend gained further traction. If you look at India versus other emerging markets, then again I would say that India has been one of the best performing emerging markets in the world. And that, in fact, in the initial days of this pandemic, we found that global investors started investing in India because they also thought Indian economy will grow faster than others. So that theme has been playing out over the last 1 year. Now, of course, to some extent, domestic investors have made a lot of money in the markets. They have more confidence, and also economic news is good. Like you mentioned, the IIP data that has come out today, it suggests that India continues to grow at about so IIP is basically manufacturing and goods and services. So there are some core sector like electricity, mining, etc., plus the manufacturing sector. So together they have grown about 3% in the month of October, and which is similar to what it was in the previous couple of months. So that shows that India's manufacturing or IIP data is quite stable, and that recovery is also gaining foothold as we go forward. So all these things together give us a confidence that the economy will do better, and therefore markets are supportive. पुनीत जी, यदि हम बाजार में आज के हफ्ते की भी गतिविधि की गहन छानबीन करें तो एक दिन उतार, यानी कह लीजिए कि बाजार नीचे जा रहा है, दूसरे दिन फिर ऊपर आ रहा है, फिर अगले दिन बिकवाली का हम दौर देख रहे हैं और फिर लिवाली का सिलसिला चल रहा है, और
इसमें जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार अपना धन निकाल ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम मान के चलें कि जो ताजा गिरावट का दौर शुरू हुआ था उससे हम बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से बाजार जो बृहत आर्थिक यानी कारक हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अब ऊपर की ओर ही जाएगा? मनोज जी देखिए, मार्केट्स क्योंकि थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो मैं ये कहूंगा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आ रहा है ये मार्केट से पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। और मुझे लगता है जो मार्केट में हमने मजबूती देखी है पीछे, उसका मेन कारण ये रहा कि मार्केट व कॉन्फिडेंट कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी अच्छी रहेगी। आगे आने वाले समय में क्या ये नंबर सफिशिएंट है फर्दर रैली के लिए, अभी कहना मुश्किल है। मुझे लगता है ऑलरेडी मार्केट्स में काफी प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्टर्स को, और प्रॉफिट बुकिंग हम देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। और यदि हम मार्केट को गौर से देखें, जैसा आपने कहा कि अगर गहराई से देखें, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत है। 17,500 का निफ्टी का लेवल है और ये करीब करीब इसी लेवल के आसपास जो बाजार घूम रहा है। कभी वो कुछ गिर जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, तो एक अनसर्टिनिटी का माहौल है। मैं ये कहूंगा कि अभी हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि ये बाजार डेफिनेटली ऊपर जाएगा और हम इसमें और नया निवेश करें। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड आगे क्या रहता है, पर्टिकुलरली बजट के बाद, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में तो बाजार में थोड़ी मजबूती रहती है, तो बजट के बाद हमें देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है। तभी हम निर्णय कर पाएंगे कि ये बाजार में क्या आगे हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं या यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। Well, we'll continue our discussion with our market expert, Puneet Jain, but this is after a very short break. So please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra, where we were discussing about market performance with our market expert, Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. Thank you, Arjun. Puneet, you were talking about how markets are forward-looking, how they take into account already factors that we're discussing right now. You spoke about how the DIIs and the FIIs are behaving. My question to you is, looking forward, how do you see PSU banks performing? They went up by 3% today. Do you see the disinvestment in the near horizon driving the prices up, or is it just value buying at this stage? So, Arjun, I think it is a combination of both. But first, of course, if you look at the strength and the financial fundamentals of PSU banks, they're very strong, and those stocks are really going very cheap at P multiples of 4 or 5. Even large banks like Bank of Baroda or PNB or Canara Bank, all these are going really cheap. So there is an element of value buying with these banks, and concerns about their growth, about their capital, about the NPAs. I think all those are receding quite well right now. On top of it, government is determined and committed to reform the banking sector further. So we know that they have that is now on the agenda to the Banking Regulation Amendment Act is likely to be passed in the current session of Parliament. If that happens, I think the PSU banks will be further reformed and they will become much stronger entities. We know that they are large, they are very large banks. They are much larger than all private sector banks. Yet the valuations are very low. So I think a combination of value buying as well as expectations that these banks will grow faster in days to come, I think that is driving the price. रियल्टी सेक्टर के बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? आज भी इसमें 2.9% की बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल मनोज जी, आज इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स और रियल्टी सेक्टर स्टॉक्स ने ही मार्केट को लीड किया था, और जब मार्केट ऊपर आई तो उसमें सबसे आगे ये दोनों सेक्टर्स थे। रियल्टी सेक्टर में मार्केट का अनुमान है कि आने वाले समय में रियल्टी सेक्टर में हम बहुत बड़ा ग्रोथ देखेंगे और वहां बहुत बड़ी डिमांड देखेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में मजबूती है, लोग वहां निवेश कर रहे हैं। साथ में रियल्टी सेक्टर जो है पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, चाहे वो स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, और सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट
एग्रीकल्चर से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रहता है। तो क्लियरली रियल्टी सेक्टर जो है वो काफी बड़ा एक रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और यदि इकोनॉमी हमारी आने वाले समय में 9.5% का अनुमान है कि जीडीपी ग्रो करेगा, यदि ऐसा होता तो रियल्टी सेक्टर डेफिनेटली और ग्रो करेगा, और इसी उम्मीद में आज बाजार में उसमें काफी बाइंग थी। So if you look at select stocks, because we don't discuss it in detail, that's not allowed on this program, but basic material stocks, we read out about Asian Paints going up by 3.3%. Do you think that's a direct outcome of all the building and construction activity going on, with also steel prices going up, metal index going up? Do you see all this? Do you see an interrelation in this? Absolutely. So when we talk about the real estate sector, we also talk about industries which are linked to real estate. So there may be tile manufacturers, there may be paint manufacturers, cement, construction material, construction equipment. So there are, in fact, a very large number of sectors which are related very closely with growth in realty sector, and that is why we saw some of these companies, and these are large marquee names. So investors feel comfortable buying into these. And that's why we saw buying by institutions in these sectors. Puneet, I would like to bring to your attention, we're discussing about banking, but let's look at stock exchanges. And incidentally, if you look at Indian Energy Exchange, that's gone up by 21% in the last 4 days, 13% today. The multi-commodity exchange came down marginally, but it went up 2 days ago. So what is this buying interest in stock exchanges, whether it's for commodities or for energy stocks? So, these are basically market intermediaries. So, where the Bombay Stock Exchange share, that has also shot up a lot in last few days. And all these institutions which are basically market intermediaries are going up because there is widespread expectation that National Stock Exchange, NSE, which is the country's largest stock exchange, that is likely to go public, and they might file for an IPO very soon. And market is expecting a valuation of close to 1.5 lakh to 2 lakh crores. And in comparison, an exchange like BSE is still valued very modestly. So I think there is value-based and sentiment-based buying in these market intermediary institutions on the back of expectations that NSE will soon float their IPO. And therefore, all market intermediary stocks, they will attract attention from investors. पुनीत जी, बाजार का जो अभी का स्तर है और जो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए बजट तक के लिए, यानी आगामी जो आम बजट आएगा तब तक के लिए आम जो हमारे छोटे निवेशक हैं, श्रोता हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मनोज जी, ये मानना है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव में ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, ज्यादा मतलब उसको ज्यादा देखना नहीं चाहिए। उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीका रखना चाहिए बाइंग करने का। और मैं ये मानता हूं, जैसे बाजार में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है मान लीजिए, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना भी यहाँ पर कोई नुकसानदायक नहीं है। कुछ पैसा वो रख सकते हैं, निकाल सकते हैं बाजार से और दोबारा से निवेश कर सकते हैं बाद में। तो मुझे लगता है कि इसको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए मार्केट के अंदर, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये 1-2 महीना बाजार का ट्रेंड देखने के बाद, फिर बजट के बाद जो है वो दोबारा से निवेश के लिए देख सकते हैं। और खासतौर से जो बहुत बड़े एक्सपेंसिव स्टॉक्स आईपीओ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। Puneet, in the Money Matters program, you spoke about tapering and the strengthening of the US dollar, which is why the rupee has weakened by 26 paise. And I asked you the question, are you concerned? It's now hitting 76. But you also mentioned about how the rupee is arbitrage against gold and silver prices in local trading. So both gold and silver and rupee has weakened at the same time. What is this telling us about both types of asset classes? So rupee is a very interesting play right now because vis-a-vis China in fact is concerned that their currency yuan has actually appreciated a lot. So today also the central bank of the People's Bank of China, which is the central bank in China, they have taken steps to weaken their currency because in today's trade environment, they're seeing that there's a hit on exports from China. So India, of course, is allowing the currency to depreciate a little bit. RBI is very comfortable with forex reserves. So we have record foreign exchange reserves more than $600 billion. So we can comfortably control the movement of rupee. But I think RBI, in its own wisdom, is allowing the rupee to slip a little bit because they would like to push exports a bit higher. And currency depreciation is one of the ways
of incentivizing exporters. So I think it is a deliberate and calibrated policy by RBI to allow the rupee to slip a little bit. But I don't think it is going to fall much simply because we have extremely comfortable foreign exchange reserves and we can rein in the rupee anytime we want. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में आज बिकवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे। हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक 1.1% नीचे आकर बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1% की गिरावट हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों में 0.2% की कमी देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन में चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, हालांकि फ्लैटेस्ट टोन ही बना हुआ था। उधर जर्मनी का डेक्स 0.2% ऊपर चल रहा था। Moving on to the U.S. stock market, the Nasdaq Composite Index and the S&P 500 declined yesterday as investors banked some profits after 3 straight days of gains. Investors also turned their focus towards the upcoming inflation data and how it might influence the Federal Reserve's meeting next week. The Dow Jones Industrial Average closed flat while the S&P 500 fell 0.7%. The Nasdaq Composite Index ended 1.7% down. Puneet, we are seeing a trend in the Asian, European and the US market, including Indian market, where there is volatility, there is a fall in the stock market index points. And it's all linked to the Federal Reserve meeting next week. How do you see the inflation data panning out now? That's been a concern before. And how do you see that influencing the Fed's decision? So, US is expecting the inflation data to be announced today. And if it is high, then of course it will put further pressure on the Fed to withdraw liquidity. Although the US Fed chairman has already said that he's going to accelerate the withdrawal of liquidity. So I think that is pretty much baked into the markets. Having said that, I think there are global forces at play which are now influencing global markets. Like you read in the morning, we saw Asian markets fall. That is because today in China, their property company Evergrande, it formally defaulted. So it's one of the biggest bankruptcies in China, $300 billion of defaults. Of course, the government of China is trying to limit that damage, but that was really that event was dragging down the sentiment. So we're finding that these regional events are now affecting markets. In China, in US, of course, liquidity and the US monetary policy is the most important factor which will determine prices going forward. But my own expectation is that the Fed will remain hawkish, at least for next 6 months. They will withdraw liquidity and they will and then they'll wait for some more time before they actually start raising rates. I think that is away for some time. पुनीत जी, हम आपका ध्यान विशेष रूप से चीन की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। और चीन में जो वर्ष 2020 में हमने स्थितियां देखी, उसके बाद कह लें कि कोविड को लेके जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें आकलन किया जा रहा था, अनुमान लगाए जा रहे थे कि China+1 की नीति की दिशा में दुनिया आगे बढ़ेगी। अब जहां ओमिक्रॉन का खतरा यानी आशंका सामने बिल्कुल नजदीक बना हुआ है, वैसे में दुनिया किस दिशा में जाती दिख रही है और चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाती नजर आ रही है? देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था इनहेरेंटली वीक हो रही है, क्योंकि वहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है, इस साल का अनुमान जो है वो 3 से 4% जीडीपी ग्रोथ का है। भारत में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 to 10% ग्रोथ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीन में कितना बड़ा एक बदलाव आ रहा है।
और वहां पर जो पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे हैं उसका असर चीनी मार्केट्स पे पड़ रहा है। मैं देखिए चाइनीज मार्केट को पिछले 10-15 वर्षों से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि चाइनीज मार्केट्स बिल्कुल ग्रो नहीं करी है, वो वहीं के वहीं लेवल्स हैं पिछले 7-8 सालों से। और तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चाइना का उतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए भारत के लिए आपने बताया China+1 China+1 पॉलिसी जो है वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आई है, चाहे PLI की बात करें या दूसरे इंसेंटिव्स की बात करें, एक मुझे लगता है आने वाले 3-4 वर्षों में भारत एक काफी बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा चाइनीज इकोनॉमी के लिए। Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices were on track for the biggest weekly gain since late August, with market sentiment buoyed by easing concerns over the Omicron coronavirus variant's impact on global economic growth and fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $75.10 per barrel, while WTI crude prices were at $71.60 per barrel. Once again, the international crude prices, the front month for futures is at par with spot market. How do you see the prices panning out in the near term, Puneet? So Arjun, if you look at oil data, I think oil prices are unlikely to shoot up any further. Largely because the market is telling us that. If you look at the front month, you are talking about next month. If I look at 6 months futures, then those prices are actually lower than spot prices, which is in a sense, which is called contango. So clearly, markets are telling us that the peak for the oil prices is really behind us. They may go up a little bit or something, but I don't think we are going to see any major increase in oil prices going forward. पुनीत जी, यहाँ पर यह भी हम समझना चाहेंगे कि तेल के विकल्प के रूप में, यानी कच्चे तेल के विकल्प के रूप में जिस तरह से अन्य ऊर्जाओं की ओर ध्यान जा रहा है, उसमें जो मतलब कह लें जो ग्रीन एनर्जी है, उनकी स्थिति कैसी दिख रही? मनोज जी, बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा विकल्प बन के निकलेगा आने वाले 2-3 वर्षों में। और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं और एक बहुत ही आसानी से वो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है हाइड्रोजन। आप वहां पर उसको फ्यूल बना सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि 2025 के बाद हम ऑयल प्राइसेस में काफी करेक्शन देखेंगे और उसकी डिमांड में बहुत कमी आएगी और ये एक गेम चेंजर होगा फॉर इकोनॉमीज लाइक इंडिया। आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी में आज नरमी बनी रही। फरवरी में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 10 रुपए घटकर 47,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 270 रुपए कमजोर होकर 60,530 रुपए प्रति किलो रह गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,773.80 प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी थोड़ी सी कमजोर होकर $21.90 प्रति औंस पर आ गई। बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया पुनीत जी, बाजार में अभी सोने में निवेश के लिए उचित समय है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब लिक्विडिटी टाइटन होगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो शायद गोल्ड में निवेश अच्छा रहेगा। पर बहुत बड़ी तेजी में गोल्ड में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है स्टेबल रहेगा या थोड़ा पॉजिटिव रहेगा आने वाले 6 महीनों में। बहुत संक्षेप में एक दो यानी कहने के शब्दों में कि यदि कोई हम मूल्यवान धातु चुनना चाहें सोने के अलावा तो और कौन सा दिख रहा? नहीं, देखिए, गोल्ड ही सबसे आसान है इन्वेस्ट करना, तो मुझे लगता है गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witness marginal losses. Sensex closes below 58,800. Nifty settles near 17,500. Rupee weakens by 26 paise against the US dollar, and global equity indices log losses amid profit booking at high valuations. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओह, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए। जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra